नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा के अभिलक्षण पर, भाषा की प्रकृति पर, भाषा की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा की यह जो प्रकृति है, भाषा के ये जो अभिलक्षण हैं, भाषा की ये जो विशेषताएं हैं, वे मानवेतर भाषा से मानव की भाषाओं में अंतर उपस्थित करती हैं, भिन्नता उपस्थित करती हैं और मानव भाषा के विषय में भी बहुत कुछ कहती हैं। तो पहली विशेषता है मानवेतर भाषा की, पहली विशेषता है मानव भाषा की यादृच्छिकता। और दूसरी विशेषता है मानव भाषा की सृजनात्मकता। यादृच्छिकता का अर्थ होता है इच्छापूर्वक, इच्छा से। बताया कि मानव भाषा की पहली जो विशेषता होती है वह होती है यादृच्छिकता। शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है वह यादृच्छिक संबंध होता है, इच्छा से माना गया संबंध होता है। और यह इच्छा जो होती है व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, समाज विशेष की अवश्य हुआ करती है। समाज विशेष कहने से कि अलग अलग समाजों में शब्द और अर्थ की यह विशेषता पाई जाती है, लेकिन उसमें शब्द अलग होते हैं और उस शब्द को व्यंजित करने से उसके अर्थ भी अलग होते हैं। जैसे हिंदी में है नृप, तो नृप का अर्थ होगा राजा, और अंग्रेजी में है किंग, तो इसका अर्थ होगा राजा। तो आप देखिए कि ये शब्द बदल गए ना भाषा के बदलने से। तो हिंदी वह समाज विशेष की भाषा है और अंग्रेजी भी समाज विशेष की भाषा है। दो समाज विशेषों की भाषाएं जो हैं मूल रूप से एक हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से एक नहीं भी हो सकती हैं। यादृच्छिकता, शब्द और अर्थ का संबंध जो है यादृच्छिक होता है, समाज की इच्छा से माना हुआ होता है और उसमें कोई तार्किक संबंध नहीं होता है। यह ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर तार्किक संबंध होता तो जल को दुनिया की सभी भाषाओं में जल ही कहते, है ना। कहीं वाटर नहीं कहते, कहीं आब नहीं कहते, कहीं वदा नहीं कहते, रूसी में वदा कहते हैं, उर्दू में आब कहते हैं। तो इस तरह से तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नहीं होते। तो यादृच्छिकता मानव भाषा की विशेषता है और यह यादृच्छिकता जो है मानवेतर भाषाओं में नहीं पाई जाती। और दूसरी है
सृजनात्मकता। मानव की भाषा में सृजनात्मकता होती है। कुछ ही ध्वनियाँ होती हैं किसी भाषा में, लेकिन उन्हीं सीमित ध्वनियों की सहायता से जो है असीमित शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में 26 ध्वनियाँ हैं, लेकिन इन्हीं 26 ध्वनियों को लेकर के जो है लाखों लाख शब्द जो हैं वे बन गए। फिर कुछ शब्दों को लेकर के जो है वाक्य बनता है, और इस वाक्य के एक पैटर्न के आधार पर असीमित वाक्य बन जाते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो राम की जगह पर संज्ञा जो है पुंगलिंग और एक वचन रखते जाइए, तो असीमित वाक्य सिर्फ एक पैटर्न पर, सिर्फ एक प्रारूप पर बनते चले जाएंगे। सृजनात्मकता का ही परिणाम है कि हम देखते हैं कि कितनी पुस्तकें प्रतिदिन लिखी जा रही हैं और प्रकाशित हो रही हैं, और कितना साहित्य रचा जा रहा है, कितनी कविताएं आदि रची जा रही हैं। तो यह सृजनात्मकता का ही परिणाम है। मानवेतर जीव में इस प्रकार की सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। और तीसरी विशेषता है मानव भाषा की अनुकरण ग्राह्यता। मानवेतर जीव जो हैं वो जनजात जो है उनमें भाषिक क्षमता होती, और वह अत्यंत सीमित होती है भाषिक क्षमता। लेकिन मनुष्य जो है जन्म लेने के पश्चात और समाज में व्यवहार से अनुकरण करते करते जो है भाषा को ग्रहण करता है। और यह भी देखा गया है कि जो जंगल में रह गया है, मनुष्य के संपर्क में नहीं आया है, वह मानवीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो समाज में रह कर के और अनुकरण करके ही मनुष्य की भाषा सीखी जाती है। मनुष्य जन्म से अपने साथ कोई भाषा लेकर नहीं आता है, वह जिस परिवेश में रहता है वहाँ की भाषा जो है अनुकरण से ग्रहण कर लेता है। यही अनुकरण ग्राह्यता है। और चौथी विशेषता है मानवीय भाषा की परिवर्तनशीलता। मनुष्य की भाषा जो है परिवर्तित होती रहती है। मनुष्य की भाषा जो है वह परिवर्तित रहती होती है। भाषा विज्ञान में परिवर्तन के लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की भाषा परिवर्तनशील होती है, और परिवर्तन जो है थोड़े से समय में नहीं दिखाई देता है, लेकिन समय का अंतराल जो है जब अत्यधिक विस्तृत हो जाता है तो फिर परिवर्तनशीलता जो है वह दृष्टिगोचर होने लगती है। परिवर्तनशीलता के ही कारण जो है संस्कृत से पाली भाषा व्युत्पन्न हुई है, पाली से प्राकृत व्युत्पन्न हुई है, प्राकृत से अपभ्रंश व्युत्पन्न हुई है, और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाएं व्युत्पन्न हुई हैं। यह परिवर्तनशीलता का ही परिणाम है कि एक भाषा से कई भाषाएं जो हैं
विकसित हो जाती हैं। और भाषा की अगली विशेषता है विभाज्यता। इस विभाज्यता को विच्छिन्नता भी कहते हैं। बहुघटकता भी कहते हैं, या विविक्तता भी कहते हैं। विविक्तता, विभाज्यता, विच्छिन्नता, बहुघटकता। यानी हम देखते हैं कि ध्वनि है तो ध्वनियों से शब्द बन जाते हैं। तो ध्वनि एक है और शब्द दूसरा है। शब्द में कुछ उपसर्ग वगैरह लगा करके, विभक्ति लगा करके पद का निर्माण हो जाता है, रूप का निर्माण हो जाता है। फिर रूपों से वाक्यों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये विभाज्यता है। वाक्य को जब हम तोड़ते हैं, विच्छेदित करते हैं, तो क्या होता है? रूप प्राप्त होता है। रूप को विच्छिन्न करते हैं तो फिर शब्द प्राप्त होता है। शब्द को जब तोड़ते हैं तो ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। तो भाषा के कई घटक होते हैं, कई अवयव होते हैं, कई तत्व होते हैं। और मैंने बताया है ध्वनि है, शब्द है, रूप है, वाक्य है, प्रोक्ति है और अर्थ है। ये 6 घटक जो हैं भाषा के होते हैं। भाषा इन 6 अवयवों में विभाजन करने योग्य होती है। तो यह जो है विभाज्यता, विच्छिन्नता या बहुघटकता या विविक्तता जो है, यह भाषा का एक अभिलक्षण है, भाषा की एक प्रकृति है, भाषा की एक विशेषता है। और अगली विशेषता है भाषा की द्वैतता। अब देखिए कि भाषा की संरचना जो है, बताया कि कई स्तरीय हुआ करती है, बहुस्तरीय हुआ करती है। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे देखिए ध्वनि ही है, ध्वनि है तो कोई ध्वनि जो है अर्थ द्योतक होती है, अर्थ का द्योतन करने वाली होती है। और कोई ध्वनि जो है अर्थ भेदक होती। यह देखिए अर्थ भेदक होती। जैसे हार है, अब इसमें प्र लगा देंगे तो प्रहार, वी लगा देंगे तो विहार, सम लगा देंगे तो समहार। तो हार में ये प्र, वी, सम, आ ध्वनि लगा देंगे, आहार। तो आ जो है अर्थ भेदक ध्वनि है इस संदर्भ में। लेकिन अब कोड़ा देखिए, घोड़ा देखिए, थोड़ा देखिए, हाँ, जोड़ा देखिए, तो ड़ा सब में समान रूप से है, लेकिन इनमें अर्थ में अंतर क्यों आता है? को के कारण, घो के कारण, थो के कारण, जो के कारण। तो ये अर्थ जो है ये अर्थ भेदक है। हाँ, तो अर्थ द्योतक और अर्थ भेदक। अब जैसे कि एक चीज़ और ले लीजिए, जैसे कि घोड़ा ले लीजिए।
घोड़ा जो है अर्थ द्योतक शब्द है, लेकिन इसको हम अलग करेंगे घोड़ा। और फिर घ को भी घ उ र आ, तो ये निरर्थक है। तो एक स्तर पर ये सार्थक होते हैं, तो वहीं दूसरे अर्थक स्तर पर क्या हो जाते हैं, वे निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो मनुष्य की भाषा में जो है यह द्वैतता पाई जाती, बिल्कुल यह द्वैतता पाई जाती है। और अगली विशेषता है मानव भाषा की भूमिका परिवर्तनशीलता। तो अगली विशेषता है, सातवीं विशेषता है भूमिका परिवर्तनशीलता। यह भूमिका परिवर्तनशीलता क्या है कि वक्ता बोलता है एक समय में और श्रोता सुनता है, लेकिन स्थिति बदलती है, एक ही स्थिति हर समय नहीं रहती है। तो उस समय जो है क्या होता है कि श्रोता जो है उसकी भूमिका बदल जाती है, वह वक्ता हो जाता है, और पहली स्थिति में जो वक्ता की स्थिति थी वह बदल जाती है, वह श्रोता हो जाता है। तो वक्ता श्रोता, श्रोता वक्ता की भूमिका जो है वह परस्पर परिवर्तित होती रहती है। यह नहीं है कि वक्ता हर समय वक्ता ही रहेगा और श्रोता हर समय श्रोता ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार वक्ता और श्रोता की भूमिका में परिवर्तन होता रहता है। और अगली विशेषता है मानव भाषा की अंतरणता, डिस्प्लेसमेंट। तो यह अंतरणता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि मानवेतर भाषा जो है वर्तमान के विषय में ही सूचना दे सकती है, लेकिन मानव भाषा जो है अतीत के विषय में भी सूचना देती है, वर्तमान के विषय में तो सूचना देती ही देती है, और भविष्य के विषय में भी मानव भाषा सूचना देती है। सूचना देने में वह भाषा सक्षम है। तो यह डिस्प्लेसमेंटनेस जो है, अंतरणता जो है कि मनुष्य की भाषा अंतरण करती है, अतीत के विषय में भी, वर्तमान के विषय में भी और भविष्य के विषय में भी संकेत करती है, प्रकथन करती है, कुछ न कुछ कहती है, विशेष भी कहती है, सामान्य भी कहती है। यह है। और नौवां है अभिलक्षण मानव भाषा का कि मौखिकता श्रव्यता। मानव भाषा जो है मुख से उच्चारित होती है और कर्ण इंद्रिय द्वारा सुनी जाती है, ग्रहण की जाती है। तो यह लक्षण है, प्रकृति है, यह विशेषता है मानव भाषा की। वह मुख से उच्चारित होती है, बोली जाती है और कानों के द्वारा सुनी जाती है। तो बोलने की प्रवृत्ति जो है, यह मुख से बोलने की प्रवृत्ति मौखिकता और कानों से सुनने की प्रवृत्ति जो है वह श्रव्यता है, यह है। और
दूसरे जीव जंतु जो हैं कई प्रकार के संकेतों से, कोई रसायन छोड़ करके आदि तरह से अपने को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है मुख्य रूप से भाषा विज्ञान में जिस भाषा का अध्ययन करते हैं तो वह भाषा जो है मौखिक श्रव्य हुआ करती है। यह ध्यान में रखना है। हावों का और भावों का, आंगिक चेष्टाओं का, इंगितों का, संकेतों का अध्ययन भाषा विज्ञान नहीं करता है। यह हमें समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। और 10वीं विशेषता है असहज वृत्तिकता। असहज वृत्तिकता, जैसे बताया कि चॉम्स्की ने कहा है कि मानवेतर भाषा जो है उद्दीपन और अनुक्रिया से युक्त होती है। युक्त, चॉम्स्की ने बताया कि मानवेतर भाषा जो है उद्दीपन और अनुक्रिया से युक्त होती है, लेकिन वहीं मानव भाषा जो है उद्दीपन और अनुक्रिया से मुक्त होती है। तो मानवेतर भाषा जो है उसमें सहज वृत्तिकता पाई जाती। हाँ, सहज वृत्तिकता पाई जाती। और मानवीय भाषा में यह सहज वृत्तिकता नहीं पाई जाती है। असहज वृत्तिक भाषा होती है मानव की, उसमें असहज वृत्तिकता पाई जाती है। उद्दीपन के नहीं रहने पर भी मनुष्य जो है भाषा का प्रयोग करता है। संदर्भ कोई मानस पटल पर उद्भूत होता है तब पर भी मनुष्य अनुक्रिया करता है, भाषिक अभिव्यक्ति करता है। तो असहज वृत्तिकता होती है। मानवेतर जीव सहज होते हैं, वे बिना उद्दीपन के असहज नहीं होते, लेकिन मनुष्य उद्दीपन के बिना भी असहज, क्योंकि मननशील प्राणी है मनुष्य, चिंतनशील प्राणी है, कई प्रकार के भाव विचार आते रहते हैं। तो जब वह उससे जो है प्रभावित हो जाता है तो फिर भाषिक अभिव्यक्ति करने को बाध्य हो जाता है, वहाँ कोई सहजता नहीं होती है। असहज स्थिति में भी मनुष्य भाषिक अभिव्यक्ति करता है। तो आज हमने जो है हॉकिट के अनुसार और चॉम्स्की के अनुसार और मैकनेल के अनुसार जो उन्होंने मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अंतर के आधार बताए हैं, उन आधारों पर मानव भाषा के अभिलक्षणों को देखा है, मानव भाषा की प्रकृति को देखा है, मानव भाषा के स्वरूप को देखा है, मानव भाषा की विशेषताओं को देखा, बूझा और समझा है। इसी को नेचर्स ऑफ लैंग्वेजेस भी कहते हैं। नेचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, मानव भाषा की प्रकृतियाँ, विशेषताएं, अभिलक्षण, स्वरूप आदि। और आगे भी इस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।